कल हम लोगों ने पढ़ा था कंडक्ट, इसके साथ साथ नॉर्म्स पढ़ा था। तो फटाफट रिवाइज करते हैं, उसके बाद आगे क्या पढ़ना है वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो नॉर्म्स क्या हैं? नॉर्म्स बेसिकली हमारी वैल्यूज़ हैं जिसको हम कॉन्क्रीट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और वो बन जाता है नॉर्म। जैसे कि इज्जत करना एग्जाम्पल दिए थे, एक वैल्यू है। आपने उसके लिए अलग अलग तरीके अपनाए, पैर छूना, सर झुकाना या हाथ ऊपर करके सलाम करना, ये सब क्या हो गया? आपका नॉर्म बन गया। तो कोई भी ऐसी चीज़, कोई ऐसी प्रैक्टिस जो धीरे धीरे एक कल्चर का हिस्सा बन जाए, ट्रेडिशन का हिस्सा बन जाए और इस तरीके से इस्टेब्लिश हो जाए समाज में कि उसके खिलाफ इंसान कोई काम करे तो उसको बिल्कुल गलत तरीके से देखा जाता है, वही कहलाते हैं आपके नॉर्म्स। एक तरीके से रूल्स रेगुलेशंस उसी के हिसाब से इस्टेब्लिश कर दिए जाते हैं समाज में। ठीक है। दूसरी चीज़ हम लोगों ने क्या पढ़ी थी? वो पढ़ा हम लोगों ने कंडक्ट, कि कंडक्ट किसको कहते हैं। तो इसमें हमने पढ़ा कि कोई भी वॉलंटरी एक्शन, एक्शन किसका? इंसान का। ठीक है। इंसान के द्वारा किया गया कोई भी काम जो उसकी इच्छा से किया जा रहा है। ठीक है। बिना इच्छा के नहीं, क्योंकि वॉलंटरी लिखा है। तो इच्छा के द्वारा किया गया, इंसान के द्वारा कोई भी काम, चाहे वो मोरल हो या इमोरल हो, यानी कि नैतिक हो या अनैतिक हो, जो उसके कैरेक्टर को परिभाषित कर रहा हो, उसको बोलते हैं कंडक्ट। ठीक है। आप किसी की मदद कर रहे हैं अपनी इच्छा से होशोहवास में, तो ये आपका एक गुड कंडक्ट है। अगर आप किसी को पीट रहे हैं अपनी इच्छा से होशो हवस में, तो वो क्या है? वो आपका बैड कंडक्ट है, इमोरल एक्शन है। ठीक है। तो इसी में हमने मोरल और इमोरल को भी समझा। मोरल वो चीज़ें जो समाज के हिसाब से बिल्कुल सही मानी जाती हैं एथिकली, और इमोरल का मतलब जिससे समाज को नुकसान मिले, समाज को तकलीफ हो, या समाज की नैतिकता के विरुद्ध आप कोई भी काम कर रहे हों। गाली देना, पीटना, मारना, सब क्या है? इमोरल काम। वहीं कुछ ऐसे काम होते हैं जो नॉन मोरल होते हैं, जो इंसान होशो हवास में नहीं करता। जैसे कि एक पागल इंसान जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, उसको कुछ नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है, वो नॉन मोरल एक्ट कर रहा है। हम लोग सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, ये सब क्या है? नॉन मोरल एक्शन है। क्यों? क्योंकि हमारे खाना खाने से न किसी को तकलीफ हो रही, न किसी को फ़ायदा हो रहा, न समाज के हिसाब से नैतिक काम है, न अनैतिक काम है। ठीक है। बाकी वॉलंटरी एक्शन क्या है, इनवॉलंटरी एक्शन क्या है? वो काम जो अपनी इच्छा से इंसान करे वो क्या है? वॉलंटरी एक्शन है, जिसमें उसकी फ्रीडम ऑफ विल इस्तेमाल हो, इच्छा जो है उसकी स्वतंत्र हो। अपनी इच्छा से कोई इंसान जो काम करता है उसको कहते हैं वॉलंटरी एक्शन। उसमें दो तरीके का हो सकता है। एक तो कॉन्शियस एक्शन, कि इंसान पूरे होशो हवास में अच्छी तरीके से काम कर रहा है। और दूसरा बताए थे हैबिचुअल एक्शन, यानी कि एक इंसान आदतन कोई काम कर रहा है। जैसे किसी को गुस्सा करने की आदत है, तो वो एक हैबिचुअल एक्शन है, लेकिन है वॉलंटरी, क्योंकि उसी इंसान के हाथ में है अपना गुस्सा कंट्रोल करना या गुस्से को जाहिर करना। वहीं कुछ ऐसे काम होते हैं जो इनवॉलंटरी होते हैं, इंसान के बस में नहीं होते। जैसे कि किसी बीमारी की वजह से कोई काम हो रहा है, किसी को शराब पिला दी गई, किसी की मानसिक स्थिति खराब हो गई, या कोई बिल्कुल छोटा सा बच्चा है जिसको सही गलत फ़र्क नहीं है, जिसका दिमाग उतनी तरीके से, उतनी बेहतर तरीके से डेवलप नहीं। ये सब काम किस में आएंगे? इनवॉलंटरी एक्शन में। इसके अलावा रिफ्लेक्स एक्शन बताए कि ऑटोमेटिक जो बॉडी एक्ट करती है। जैसे कि मच्छर का एग्जांपल दिए कि मच्छर बैठा, आपका हाथ ऑटोमेटिक गया वहाँ पे। ऐसा नहीं कि आपने मन में सोचा है कि निशाना साधा, एंगल नापा, ये वो किया, कुछ नहीं। ऑटोमेटिक बॉडी ने मैसेज भेजा और आपका हाथ ऑटोमेटिक एक्ट किया। ये भी क्या है? इनवॉलंटरी एक्शन है। कोई एक्सीडेंट हो जाए तो एक्सीडेंट भी क्या होता है? इनवॉलंटरी होता है, इसीलिए एक्सीडेंट कह रहे हैं। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ विल बताएं हम, कि इच्छा की स्वतंत्रता। ठीक है। वॉलंटरी एक्शन की शर्त ये होती है, कंडीशन ये होती है कि इच्छा की स्वतंत्रता है उसमें। अगर आपको अपनी इच्छा की आज़ादी नहीं है तो आप वॉलंटरी एक्शन नहीं कर सकते। आप कोई काम करना चाहते हैं, मतलब कोई भी अपने हिसाब से, मान लीजिए आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, घर वाले आपको फोर्स करके इंजीनियर बनाना चाहते हैं और आपको उसी के हिसाब से पढ़ाई करवा रहे हैं, तो क्या वो आपका वॉलंटरी एक्शन हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप उसमें जो है फ्रीडम ऑफ विल नहीं है, आपको अपनी इच्छा की स्वतंत्रता नहीं है, अपनी इच्छा की आज़ादी नहीं है। अपनी इच्छा की आज़ादी कब देखी जा सकती है, या स्वतंत्रता कब देखी जा सकती है, या कब कह सकते हैं कि आपके पास फ्रीडम ऑफ विल है? उसकी कई सारी
जो है कंडीशंस हैं, कई सारे फैक्टर्स हैं। उसमें हम पहला बताए थे ऑटोनॉमी। अगर आपके पास ऑटोनॉमी है, अगर आप अपने फैसले खुद से ले सकते हैं बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर से, बिना ये सोचे कि चार लोग क्या कहेंगे, अगर सही काम आप कर रहे हैं तो कि चार लोग क्या कहेंगे, ये बिना सोचे आप अच्छा काम किए जा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में जो मकसद है उसके हिसाब से काम किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब आपके पास फ्रीडम ऑफ विल है। इसके अलावा रेशनैलिटी होनी चाहिए, तार्किकता होनी चाहिए। ये नहीं कि शराब जाके पी लें और फिर कहें कि नहीं मेरी इच्छा है, मेरी आज़ादी है। ऐसा नहीं हो सकता। फ्रीडम ऑफ विल का मतलब तार्किकता भी होनी चाहिए, रेशनैलिटी भी होनी चाहिए, लॉजिकल इंसान काम करे, और एथिकल जो एंगल है उसकी भी इंसान उसको भी देखने की कोशिश करे कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, एक तरीके से नैतिक चेतना मौजूद हो। इसके अलावा सेल्फ डिटर्मिनेशन बताए थे कि इंसान खुद को अब समझे, वो क्या कर रहा है उसकी उसे समझ होनी चाहिए, उसको अपने कर्म की, अपने कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए। ठीक है। अगर वो कुछ गड़बड़ हो रहा है ज़िंदगी में तो वो खुद सोचे कि क्यों गड़बड़ हो रहा है, कहीं मेरी लाइफ स्टाइल में कुछ कमी तो नहीं, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। इसके अलावा कोई ज़बरदस्ती ना हो उस इंसान पे, कोई बाहर से एक्सटर्नल फैक्टर ना आ रहा हो, कोई थ्रेट ना हो, किसी दूसरे का प्रभाव ना हो, क्योंकि दूसरे का प्रभाव रहेगा तो इंसान अपने फैसले आसानी से नहीं कर पाता। ठीक है। जैसे मान लीजिए इलेक्शन में आप वोट देने जा रहे हैं, तो आप वोट एकदम बिंदास निष्पक्ष होकर देने जा रहे हैं, ये नहीं कि किसी से पैसा लेके आपने काम किया या पैसा लेके आपने किसी और को वोट दे दिया। ये क्या है? दूसरे के प्रभाव में आके अपना काम आपने किया, तो इसमें भी फ्रीडम ऑफ विल नहीं है, इच्छा की आज़ादी नहीं है, क्योंकि आपने अपनी इच्छा से नहीं बल्कि पैसे की बदौलत दूसरे की इच्छा के अनुसार अपना वोट बर्बाद कर दिया। इसके अलावा कॉन्शियस डेलिबरेशन यानी कि सचेत विचार, आप जो कर रहे हैं उसका आपको खुद पता होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो क्या सही है या गलत है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ना केवल प्रेजेंट में इस मौजूदा वक्त में बल्कि लॉन्ग टर्म में इंसान सोचे कि उसका क्या असर पड़ेगा, आज जो हम करने जा रहे हैं इससे आने वाली नस्लों पे क्या फ़र्क पड़ेगा, या आने वाले वक्त में मेरे ऊपर ही क्या फ़र्क पड़ेगा। इमीडिएट जो हैप्पीनेस है उसके पीछे ना भाग के लॉन्ग टर्म में इंसान सोचे, ये भी फ्रीडम ऑफ विल का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो उसको भी फ्रीडम ऑफ विल नहीं कहेंगे। ठीक है। इसके अलावा लास्ट हम बताए थे इमोशनल बैलेंस। अगर आप बेहतर ज़िंदगी चाहते हैं, अपनी इच्छा का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इमोशनली बैलेंस्ड आपका होना ज़रूरी है। इमोशनल बैलेंस का मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा आपके अंदर गुस्सा ना हो, बहुत ज़्यादा आपके अंदर डर ना हो, बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक्साइटमेंट ना हो। जैसे कि हम बताए थे कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड आदमी, बहुत ज़्यादा इमोशनल आदमी, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव आदमी, बहुत ज़्यादा रोदू टाइप का इंसान, ये सब कभी भी ज़िंदगी में आसानी से सफलता नहीं पाते। वो ज़िंदगी में स्ट्रगल के फेज़ में ज़्यादा रहते हैं, सफलता मिलती है लेकिन बहुत देर में मिलती है, क्योंकि सब चीज़ें क्या हैं, अति हो रही हैं, एक्स्ट्रा हो रही हैं। तो इसलिए इमोशन का बैलेंस होना भी ज़रूरी है। अगर आप इमोशनली बैलेंस्ड नहीं हैं, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं, तो क्या आप फैसला सही ले पाएंगे, अपनी इच्छा का इस्तेमाल सही से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आपने रो धो के जो है कोई फ़ैसला कर लिया अचानक, हो सकता है गलत फैसला, गुस्से में आपने फैसला ले लिया, गलत फैसला होगा। तो इसलिए इमोशनली बैलेंस होना भी ज़रूरी है, ताकि आप अपने फ्रीडम ऑफ विल का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। और फ्रीडम ऑफ विल का इस्तेमाल करते हुए जो भी आप एक्शन करेंगे, जो भी आप काम करेंगे, वो काम क्या है, वॉलंटरी है, वॉलंटरी एक्शन है। ये अलग बात है कि वो काम नैतिक होगा या अनैतिक होगा। कई बार होता है इंसान फ्रीडम ऑफ विल का इस्तेमाल करके भी गलत कदम उठा देता है। कोई इंसान है, वो सालों साल से प्रैक्टिस कर रहा है पूरी कि कैसे मर्डर करना है मेरे इस दुश्मन का, पूरी प्लानिंग कर रहा है, सब कुछ एक एक चीज़, और पुलिस पकड़ लेगी तो कैसे भागेंगे, ये वो फलाना ढिमकाना। तो वो क्या है, काम तो गलत ही कर रहा है लेकिन पूरा होशो हवास में हर चीज़ का इस्तेमाल करके उसने किया। वो भी एक कंडक्ट है लेकिन क्या है, बैड कंडक्ट है, और उसमें फ्रीडम ऑफ विल का भी इस्तेमाल हुआ है। उसने अपनी इच्छा को उसी रास्ते पे ढाला और उसी तर्क के हिसाब से, उसी वे के हिसाब से उसने सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया। ठीक है। ये सारी चीज़ें कल हमने पढ़ी थी। किसी को कोई दिक्कत है? वालेकुम अस्सलाम। कोई नहीं, आगे बढ़ें। आगे बढ़ें।
आज पढ़ना है वर्च्यू। ठीक है, 3 चीज़ें हमने अब तक पढ़ी ना। एथिक्स एक सोशल सिस्टम के तौर पे कैसे काम करता है, वही समझते समझते हमने वैल्यूज़ पढ़े, नॉर्म्स पढ़े और कंडक्ट पढ़ा। 2 और छोटी छोटी चीज़ें बचती हैं जो वैल्यू का ही हिस्सा है, वो हैं वर्च्यू और वाइसेस। ठीक है, जैसे हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं ना, कोई भी चीज़ अच्छी है बुरी भी होती है, वैसे ही जो वैल्यूज़ होती हैं, जितनी वैल्यू आपने पढ़ी, वैल्यू क्या है ये तो सब समझ में आ गया क्योंकि पूरा एकदम डिटेल में पढ़ा दिया गया। तो कुछ वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, कुछ वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। कुछ वैल्यू बहुत अच्छी होती है कि इंसान उसको अपने अंदर लाना चाहता है, अपने अंदर उसको इंटरनलाइज कर देता है। कुछ वैल्यू ऐसी होती है जो इंसान के किरदार को बेकार कर देते हैं, कैरेक्टर को बेकार कर देते हैं। तो कुछ ऐसी वैल्यूज़ जो बहुत पॉजिटिव होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, जब वो हमारे अंदर या किसी इंडिविजुअल के अंदर पूरी तरीके से समाहित हो जाए, पूरी तरीके से इंटरनलाइज्ड हो जाए, वो कहलाता है वर्च्यू या फिर उसको बोलते हैं गुण। ठीक है, वहीं कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो बुरी होती हैं, और वो बुरी वैल्यू या वो नेगेटिव वैल्यू जब इंसान के अंदर पूरी तरीके से इंटरनलाइज्ड हो जाए, समाहित हो जाए, तो उसको बोलते हैं वाइस या फिर उसको बोलते हैं दुर्गुण या फिर अवगुण या फिर दोष भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इन्हीं 2 चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वर्च्यूज़ के गुण क्या हैं या विशेषताएं क्या हैं, किसको हम वर्च्यू कहेंगे एक्चुअली। ठीक है, तो वर्च्यू इतनी आसानी से इंटरनलाइज्ड नहीं हो जाते। जैसे वैल्यूज़ की हमने बात की ना, ईमानदारी एक वैल्यू है, तो ईमानदारी की अगर हम बात करें तो वो इतना जल्दी जो है वो वर्च्यू नहीं बन जाएगी कि हम ईमानदार हैं तो हाँ ठीक है हम जो है एक वर्चुअस इंसान हैं। नहीं, क्योंकि वर्च्यू को डेवलप करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, बहुत सब्र करना पड़ता है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे एक जो है क्लिप हम देख रहे थे, एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, जैसे मौलाना तारिक जमील, नाम सुने ही होंगे आप लोग। तो उन्होंने कहा कि एक बार एक ऐसे मतलब कोई इंसान था, वो बुरा भला जो है बोल रहा था कई घंटे, 1.5 2 घंटा 2.5 घंटे, मतलब गाली गलौज 3 5 उल्टा सीधा बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं। लेकिन उस पूरे घंटे के दौरान उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं, मतलब रिपीट में बोला, अरे रुको क्यों बोल रहे हो, हम ऐसे नहीं हैं, हम इतने बुरे नहीं हैं, कुछ नहीं। एकदम सब्र के साथ वो सुनते गए और सामने वाला भी आखिरकार थक करके चुप हो गया। ये क्या है, ये वर्चुअस इंसान की क्वालिटी है कि उनके अंदर सब्र इतना गहरा घुस गया है, इतना बेहतर तरीके से इंटरनलाइज्ड हो गया है कि उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये क्या है, यही सब्र, ये पेशेंस क्या हो गई। पेशेंस तो एक वैल्यू है, लेकिन वही वैल्यू इतना बेहतर तरीके से समाहित हो गई उनके अंदर कि वो वर्च्यू बन गई। ठीक है, तो क्या वो वर्च्यू ऐसे ही यकायक आ गई या मार्केट से खरीद के लेके आ गया। सब्र तो हम लोग भी जो है सब्र की बात करते हैं, लेकिन क्या वो सब्र हमारे अंदर आ पाएगा, नहीं आएगा। बशर्ते कि हम लोग मेहनत जो है, मतलब मेहनत करना ज़रूरी है। तो अगर हम लोग भी मेहनत करते रहें लगातार, एक दिन कोई गुस्सा दिलाए कंट्रोल करें, दूसरे दिन भी दिलाए कंट्रोल करें, ऐसे ही मतलब दिन गुजरता रहे, कंट्रोल बस बढ़ता रहे, मेहनत लगेगी, उस मेहनत के बाद ही वर्च्यू डेवलप होगा। लेकिन हम लोग के अंदर क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि हम लोग उतना कंट्रोल नहीं कर पाते। हम लोग सोचते हैं एक दिन हमने किया, दूसरे दिन क्या, अज्यूम करिए कि आपको आज आके कोई गाली दे रहा है और आपने सोचा है कि नहीं हम गुस्सा नहीं करेंगे, आके गाली दी, आप एकदम सब्र करके चुपचाप बैठे हैं। दूसरे दिन भी आके दिया, आपको गुस्सा आ रहा है लेकिन आप सब्र करके बैठे हैं। तीसरे दिन भी आके गाली दिया, आप भी गुस्से में शुरू हो गए, क्योंकि सब्र जो है तुरंत टूट जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि वैल्यूज़ का आपके वर्च्यू में कन्वर्ट होना या वर्च्यू का डेवलप होने के लिए रिगरस एफर्ट्स लगता है, बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ता है। ठीक है, तो ये है वर्च्यू की बेसिकली डेफिनेशन। इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हैं। पहली चीज़ कि आपकी पर्सनैलिटी का ये हिस्सा होते हैं। जाहिर सी बात है, आपकी पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करेंगे और आपके कंडक्ट के थ्रू जाहिर होते हैं। आपके अंदर पेशेंस है तो आपके कंडक्ट के थ्रू वो पेशेंस दिखेगा। ठीक है, और एक और ख़ास बात यह है कि इन्नेट नहीं है। आपको भी पता है कि वैल्यू इन्नेट नहीं होती ना, तो वैल्यू इन्नेट नहीं होती तो वर्च्यू भी इन्नेट नहीं है, क्योंकि वर्च्यू के लिए कंडीशन ही यही है कि आप मेहनत खूब किए हैं, खूब प्रैक्टिस किए हैं,
तो जाहिर सी बात है, पेट में इंसान प्रैक्टिस नहीं किया, पैदा होने के बाद ही वो सारी चीज़ें लर्न करेगा। इसलिए वर्च्यू भी क्या है, इन्नेट नहीं है बल्कि लर्नड है। ठीक है। और एक और चीज़, जैसा कि भी बताया, बहुत मेहनत के बाद, बहुत प्रैक्टिस के बाद ही वर्च्यू डेवलप होगी। खास बात इसमें यह है कि वर्च्यूज़ जो है स्टेबल होती हैं या परमानेंट होती हैं। जिसके अंदर वर्च्यू आ जाती है, आप नोटिस करिएगा किसी को भी, कि वर्चुअस अगर इंसान है तो वो रेयरली ऐसा होगा कि वो बाद में बदल के एकदम बुरा हो जाए। एक अच्छा इंसान बुरा हो सकता है, ये मानने वाली बात है। एक बहुत बेहतर इंसान आगे चल के एक गुंडा डाकू भी बन सकता है, ये भी मानने वाली बात है। लेकिन जो वर्चुअस इंसान होते हैं, कोई बहुत सूफ़ी हो गए, कोई बहुत बड़े स्कॉलर हो गए, कोई बहुत बड़े फिलोसफर हो गए, ऐसे जितने भी लोग हैं, आप पाएंगे कि उनकी ज़िंदगी जो है उसी वे में ख़त्म हो जाती है। ऐसा नहीं कि वो अच्छे बने थे फिर बुरे हो गए, उसी वर्चुअसनेस के साथ उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो वर्च्यूज़ उनके अंदर परमानेंटली इस्टेब्लिश हो जाती हैं, परमानेंटली पेनेट्रेट कर जाती हैं, उनकी पर्सनैलिटी से इस हद तक जुड़ जाती हैं कि वो इंसान उससे निकलता ही नहीं। जैसे कोई भी रिलीजियस स्कॉलर हो गए, कोई साधु हो गए, कोई जो है मौलाना हो गए, क्योंकि वो मोह माया छोड़ के ऊपर वाले की भक्ति में, इबादत में एकदम लीन हो जाते हैं। अब उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, परमानेंटली वो चिपक गया उनसे। ठीक है। तो ये सारी विशेषताएं किसकी होती हैं? वर्च्यूज़ की होती हैं। ऐसे ही अरिस्टोटल ने 4 कार्डिनल वर्च्यूज़ की बात की थी, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। उन्होंने मतलब ज़िंदगी को इन्हीं 4 कार्डिनल वर्च्यूज़ में समेट के रख दिया कि यही 4 चीज़ इंसान की बेहतर ज़िंदगी के लिए काफ़ी हैं। पहला करेज, यानी कि हिम्मत। दूसरा उन्होंने बात की थी नॉलेज या विजडम की, यानी कि ज्ञान। ज्ञान ये नहीं कि आपने इंटर किया, पीजी किया, यूजी किया, आपको डिग्री मिल गई, नहीं। उन्होंने कहा कि विजडम का सही मायनों में मतलब ये है कि आप सही और गलत में फ़र्क कर पा रहे हैं। अगर आप पीएचडी करके भी, और जो है यूजी पीजी जितना भी आपने किया हो, एलएलबी कर लिया आपने, या कोई भी बड़ी से बड़ी डिग्री आपने प्राप्त कर ली, उसके बाद भी अगर आप सही और गलत में फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं, दुनिया भर की डिग्री लेके आप अपने बीवी को अगर पीट रहे हैं, तो फिर आप ज्ञानी नहीं हैं, आपके पास विजडम नहीं है, सब बेकार है। तो उन्होंने कहा कि इस तरीके का विजडम होना चाहिए इंसान के अंदर कि वो सही और गलत में फ़र्क करना जाने, उसकी योग्यता इतनी हो। तीसरी चीज़ उन्होंने क्या बोली? जस्टिस। जस्टिस का मतलब सिर्फ अदालत में नहीं, जस्टिस का मतलब हर जगह पे इंसान को अनबायस्ड होना चाहिए, यानी कि किसी की तरफ कोई झुकाव नहीं। जहाँ न्याय की बात है, सब इक्वल हो जाएं, चाहे वो अपना बेटा या बेटी ही क्यों ना हो, चाहे अपने घर के मेंबर ही क्यों ना हो, चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली देखे, जो एविडेंस है, जो बात है, बिल्कुल सटीक सामने। और चौथी चीज़ जो उन्होंने बोली, वो बोली उन्होंने टेम्परेंस। टेम्परेंस का हिंदी में मतलब होता है संयम, यानी कि अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना। जो भी मन में भावना आ रही है, धारणा आ रही है, कोई इच्छा आ रही है, कोई उत्तेजना आ रही है, उन चीज़ों को कंट्रोल करना ही एक्चुअली में क्या है? टेम्परेंस है। जैसे लालच को कंट्रोल करना भी कैसे होगा? वो भी टेम्परेंस से ही होगा। नहीं तो लालच कैसी चीज़ है? इंसान के पास जितना है वो कम है। साइकिल आएगी तो बाइक चाहिए, बाइक आएगी तो कार चाहिए, कार आएगी तो और बढ़िया वाली चाहिए हो, और वो भी आ गई, फिर हेलीकॉप्टर चाहिए, फिर प्राइवेट प्लेन चाहिए। इंसान की इच्छाएं कभी ख़त्म होती हैं? नहीं होती। इंसान अपने एपेटाइट को कंट्रोल करता है? नहीं कर पाता है। उसी को कंट्रोल करने की बात इन्होंने की, टेम्परेंस, यानी कि जितना कम हो ज़िंदगी में उतनी खूबसूरत ज़िंदगी होगी, जितना ज़्यादा होगा उतने ही ज़्यादा की और इच्छा होगी। इसलिए टेम्परेंस भी एक बेहतर ज़िंदगी के लिए उतना ही ज़रूरी है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि वर्च्यूज़ क्या होते हैं ये समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है किसी को? दिक्कत है कि समझ में आ गया है? ठीक। अगली चीज़ क्या है? वाइस। वाइस अभी क्या बताया? ये भी एक वैल्यू है, लेकिन वो वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। ठीक है। एक ऐसी वैल्यू जो नकारात्मक है, या इंसान किस अपने अंदर उसको नहीं चाहेगा, या अगर है किसी के अंदर तो उसको बुरा माना जाएगा।
या फिर इसको थोड़ा और आसान अगर परिभाषा में करें तो वो सभी चीज़ें जो आपके वर्च्यू के अपोजिट हैं, ठीक है ना, वर्च्यू आपने पढ़ लिया ना, वर्च्यू के अपोजिट जो चीज़ें हैं वही क्या कहलाते हैं, वाइस या दोष या दुर्गुण। वर्च्यू को सद्गुण बोलते हैं, इसको दुर्गुण बोलते हैं, तो उसी हिसाब से आप मीनिंग भी निकाल सकते हैं। ये बेसिकली क्या करता है, ये एक्सट्रीम कंडीशन जो है शो करता है। किसी भी चीज़ में हद से ज़्यादा अधिकता या किसी भी चीज़ में हद से ज़्यादा कमी एक्चुअली में क्या है, वाइस। और किसी भी चीज़ का मतलब सामान की बात नहीं है यहाँ पे, किसी भी चीज़ का मतलब आपके विचार हो गए, विचारों में हद से ज़्यादा अधिकता या हद से ज़्यादा कमी, आपके कामों में हद से ज़्यादा अधिकता या फिर कमी, आपकी फीलिंग्स में, ठीक है, इन सब चीज़ों में एक्सट्रीम लेवल का पहुंचना या होना ही एक्चुअली में क्या है, वाइस। एरिस्टोटल ने इसमें अपने व्यूज़ दिए। उन्होंने क्या बोला, इन्होंने साफ साफ सीधा सीधा यही बोला कि वाइस कुछ नहीं है बल्कि अब वर्च्यू का एग्जैक्ट अपोजिट है। कैसे, इन्होंने क्या कहा कि वर्च्यू एक्चुअली में गोल्डन मीन है, एक ऐसा रास्ता बताता है जो बहुत ज़्यादा जो मतलब ना, मतलब एक मध्यम मार्ग एक्चुअली में, आसान भाषा में अगर इसको कहा जाए तो इन्होंने कहा कि वर्च्यू मध्यम मार्ग आपको देता है, गोल्डन मीन देता है, जो टू एक्सट्रीम्स के बीच का रास्ता है। यानी कि एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें इंसान एक परफेक्शन के लेवल पे पहुंच जाता है गोल्डन मीन के माध्यम से। तो जो परफेक्शन का रास्ता है, जब वो रास्ता गड़बड़ होता है ना, तो उसकी वजह क्या होती है, वो होती है वाइस। कैसे इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया, उसके कैरेक्टरिस्टिक बता के। पहली चीज़ उन्होंने क्या बताई कि अधिकता या कमी के रूप में दोष, वाइस वो है जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सेस हो या फिर डेफिशिएंसी हो, बहुत ज़्यादा अधिकता हो या कमी हो। एग्जाम्पल क्या दिया उन्होंने, जैसे कि रेकलेसनेस या फिर करेज। करेज क्या है, साहस, बहुत ज़्यादा हिम्मत, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा हिम्मत का मतलब एक, जैसे एक बहुत साहसी इंसान, ये नहीं कि एक कंडीशन में साहसी है दूसरे में जो है डरपोक हो गया, मतलब एक अच्छा बहादुर साहसी इंसान, करेज वाला इंसान, जिसमें कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि करेज यहाँ पे क्या है, वर्च्यू के तौर पे आ गई है, और वर्च्यू का मतलब वो पूरी तरीके से उसके अंदर समाहित है, ठीक है। तो वर्च्यू जो करेज का है उस इंसान के अंदर, जब वो हद से ज़्यादा बढ़ जाए, कई बार ऐसा होता है कि कोई इंसान इतना ज़्यादा बहादुर होता है कि बहादुरी के चक्कर में वो बेवकूफ़ी की हद तक गुजर जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे भी बहादुर इंसान आपको दिखेंगे जहाँ वो अपनी बहादुरी दिखाने के चक्कर में कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जो उन्हीं के मरने का कारण बन जाता है, ठीक है ना। या कुछ ऐसे, जैसे मान लीजिए कोई इंसान है कहेगा कि हमको किसी चीज़ से डर नहीं लगता, हम तो जो है कील पर भी चल लेंगे, चढ़ जाएंगे और हमको फ़र्क नहीं पड़ेगा, और सामने वाला भी इंसान उसको खूब चढ़ा रहा है और वो भी बहादुरी में जो है कील लेके आया और उस पर खड़ा हो गया, बस चुप गई, लेकिन वो भी अपनी बहादुरी की अकड़ में जो है उसको दर्द महसूस नहीं हो रहा, वो कह रहा है, मतलब ये क्या है, रेकलेसनेस एक तरीके से है, वो बेवकूफ़ी है, क्योंकि उसकी बहादुरी जो है अपनी सीमा क्रॉस कर गई। तो ऐसी बहादुरी अच्छी नहीं है, जाहिर सी बात है, एक बुरी चीज़ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसकी करेज का या उसकी बहादुरी की अति हो रही है, यानी कि अधिकता हो रही है, ये भी क्या हो गया, वाइस हो गया। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या बोली कि जहाँ पे डेफिशिएंसी हो, ठीक है, तो यहाँ पे भी करेज बहादुरी है, लेकिन वो इतना कम हो जाए इंसान के अंदर कि इंसान कायर ही हो जाए, ठीक है। तो कायर या कायरता होना, वो भी अपने आप में क्या है, एक बुरी चीज़ है। तो कायरता भी क्या होगी, एक वाइस होगी। तो वाइस की पहली जो कैरेक्टरिस्टिक अगर बतानी हो तो क्या बताएंगे, कि या तो किसी चीज़ में, किसी विचार में, किसी बात में, किसी काम में हद से ज़्यादा अधिकता होती है या फिर हद से ज़्यादा कमी हो जाती है, वही कहलाता है वाइस। दूसरी चीज़ क्या है वाइस की, वो ये कि वॉलंटरी होता है। कोई भी वाइस आप देखिए, दुनिया में जो भी बुरी चीज़ें हो रही हैं, जो भी बुरे लक्षण हैं किसी इंसान के, वो सब वॉलंटरी ही हैं, ठीक है। कोई किसी का मर्डर कर रहा है तो वो अपनी इच्छा से ही कर रहा है, ऐसा नहीं कहेंगे कि अरे मेरा हाथ गया और मर्डर हो गया। कोई गाली दे रहा है, क्या है, वॉलंटरी है। कोई अपने माँ बाप को मार रहा है, आजकल तो ऐसा है, मऊ में भी ऐसे केस आए हैं कि माँ बाप को मार दिया, बच्चों ने पीट दिया, पहले ये सब चीज़ें नहीं थी।
तो ये क्या है, ऐसा नहीं कह सकते नहीं गुस्सा आ गया तो माँ बाप को जो है पीट दिया, फालतू की घटिया बात है। वॉलंटरी है को, तो कोई भी वाइस हो, कोई भी बुरी चीज़ इंसान जो कर रहा है वो उसकी इच्छा से ही हो रही है, बशर्ते ये कि उसकी मेंटल कंडीशन ठीक हो, वो बच्चा ना हो, जैसा कि ऊपर सारी कंडीशंस आपको बताई गई है। ठीक है। इसके अलावा वाइस एंड हैप्पीनेस का कनेक्शन यहाँ पे बताया इन्होंने। इन्होंने बोला कि वाइस, वो सारी चीज़ें वाइस हैं जो यूडेमोनिया को रोकें। यूडेमोनिया क्या है, एरिस्टोटल की भाषा में ये एक ऐसी स्टेट है, मतलब एक हैप्पीनेस की ऐसी स्टेट है जिसके बाद कुछ चाहिए नहीं। इंसान ऐसे परफेक्शन की स्टेट में पहुंच जाए कि मतलब सब कुछ ज़िंदगी में उसके पूरा हो गया। तो यूडेमोनिया तक पहुंचने का रास्ता अगर इंसान का रुक रहा है तो वो भी किसकी वजह से रुकता है, वाइस की वजह से। तो अगर चेक करना है कि क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है, तो इंसान चेक करे कि उसके जो हैप्पीनेस का रास्ता है, जो यूडेमोनिया का रास्ता है, उसमें क्या क्या चीज़ें रुकावट बन रही हैं। तो जो जो चीज़ें रुकावट बन रही हैं इसका मतलब वो चीज़ें गलत हैं और इंसान को वो चीज़ें अपनी ज़िंदगी से निकाल के फेंक देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उसकी खुशी में एक रोड़ा बन रहा है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, खुशी वो वाली खुशी नहीं कि हाँ मेरी मर्ज़ी जो है जिससे हमको खुशी मिले, वो खुशी नहीं। यूडेमोनिया का मतलब एथिकली जो एक सच्ची खुशी होती है उसकी बात हो रही है। ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक इन्होंने बताए, एग्जाम्पल वही है जो लाइन टू लाइन हम बता ही देते हैं। अब देखेंगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ और कुछ इंपॉर्टेंट वॉइसेस। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक?